जैसा कि इंटीग्रेटेड होलिस्टिक वेलनेस सीरीज में हम आपको डिफरेंट होलिस्टिक थेरेपीज के बारे में बताते हैं, उनकी नॉलेज देते हैं, आपको अवेयर करते हैं और उन्हीं के एक्सपीरियंस्ड थेरेपिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि आप उस थेरेपी के बारे में अच्छे से डिटेल में जान सकें। तो इसके लिए आज हमारे साथ हैं पूजा सैनी जी, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और पिछले 10-12 वर्षों से इस प्रोफेशन में हैं। इन्होंने फिजियोथेरेपी में पहले बैचलर्स किया, उसके बाद फिर इन्होंने एमपीटी यानी मास्टर्स भी किया कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी में। दो से 3 हॉस्पिटल्स में ये एज अ विजिटिंग कंसल्टेंट हैं और इन अपनी भी ये प्रैक्टिस करती हैं अपनी क्लिनिक में। इसके अलावा ये सर्टिफाइड कपिंग और हिजामा थेरेपिस्ट हैं और सर्टिफाइड ही ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टर भी हैं। तो इनसे मिलते हैं और इनका स्वागत करते हैं अपनी सीरीज में और जानते हैं फिजियोथेरेपी के बारे में। तो नमस्कार पूजा जी। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम फॉर कमिंग। तो मैम फिजियोथेरेपी के बारे में जैसे हम जानते हैं कि फिजियो मतलब हमारी फिजिक को हम यूज़ करते हैं फिजियोथेरेपी में और वेरियस प्रॉब्लम्स में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं जिनको नहीं नॉलेज इस बारे में या कम नॉलेज है या कई बार कईयों को पता ही नहीं चलता कि किस प्रॉब्लम में हमें कौन सी थेरेपी यूज़ करनी चाहिए, तो आज हमें आप थोड़ा डिटेल में बताएं फिजियोथेरेपी क्या है। फिजियोथेरेपी बेसिकली है फिजियो मतलब फिजिकल मीन्स से हम जो पेशेंट है हमारा उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। फिजिकल मीन्स हमारे हीट कोल्ड बाय एक्सरसाइज और सब थेरेपी से हम पेशेंट का पेन जो है कम करते हैं, साथ में उसकी मोबिलिटी बढ़ाने में, स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने में, उसको डेली एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए हम फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिसेंट ट्रेंड्स में अगर आप देखें तो कोविड टाइम में फिजियोथेरेपी ने बहुत ज़्यादा लोगों को इम्प्रूव करने में मदद की है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से उन्होंने कोविड को रिकवर किया है, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को इम्प्रूव किया है और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया है। जी, तो पूजा जी आप इस प्रोफेशन में कैसे आई, आपको कि क्या किसने इंस्पायर किया, कैसे इंस्पायर हुई आप इस प्रोफेशन में आने के लिए? एक्चुअली जब मेडिकल साइंस लिया था, स्टार्ट किया था, तो एज यूजुअल सबका जैसे एम होता है डॉक्टर बनने का, तो मेरा भी पहला एम मतलब डॉक्टर बनने का ही था ऑब्वियसली। तब मैंने जब रिसर्च स्टार्ट किया इसके बारे में कि कौन कौन से फील्ड में आप जा सकते हो, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, तब मैंने फिजियोथेरेपी के बारे में जाना। तो मुझे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कि आप विदाउट मेडिसिन जस्ट अपने हैंड से, अपने फिजिकल टच से और एक्सरसाइजेस के थ्रू आप बेहतर जिंदगी बना सकते हैं, लोगों को इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। तो बहुत मुझे अट्रैक्टिव लगा, तो इस तरीके से फिर मैंने फिजियोथेरेपी ऑप्शन लिया और आई थिंक वो काफ़ी अच्छा डिसीजन था मेरा फिजियोथेरेपी में आने का। जब लोग इम्प्रूव होते हैं, अपने डेली लाइफ में चले जाते हैं, बेहतर कर पाते हैं, अपने पेन से उनको छुटकारा मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस मुझे फील होता है कि विदाउट मेडिसिन थोड़े टाइम स्पैन में ही हमने उसको अपने डेली एक्टिविटीज़ में, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करने के लिए उसको हमने बेहतर बना दिया। पूजा जी आप हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि बिना मेडिसिन के ही अगर हम सिर्फ फिजियोथेरेपी का ही सहारा लें तो हम उनसे ही ठीक हो सकते हैं, और फिर हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमें मेडिसिन साथ में खानी चाहिए। जी,
बहुत सारी फील्ड में फिजियोथेरेपी की एडवांसमेंट है, रिसेंट ट्रेंड्स हैं। जैसे कि आप मैंने बताया आपको, मैं कार्डियोपल्मोनरी में मास्टर्स हूँ। तो ब्रीथिंग रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं, कार्डियक सर्जरीज होती हैं, नॉर्मल जितनी भी लंग्स रिलेटेड सर्जरीज होती हैं, तो उसके बाद फिजियोथेरेपी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है रिकवर करने में। उसके अलावा ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हो गई, या ऑर्थोपेडिक उसमें चले जाएं हम प्रॉब्लम्स में, तो सर्वाइकल पेन है बेसिकली, लो बैक पेन है, नी पेन है, आजकल सभी को होता है। और आप स्पेसिफिकली मुझसे पूछेंगी तो मैं आपको बताऊं कि पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चों से लेके बड़ों तक, बुजुर्गों तक, यंग एज में बहुत ज़्यादा है। वो ठीक से बैठते नहीं हैं, चेयर पे ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, या लॉन्ग टाइम तक एक ही पोस्चर में बैठते हैं। तो और आजकल तो ये फोन्स के और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के कारण पोस्चर बिल्कुल ही सर्वाइकल बहुत ज़्यादा ही हो गया है। जी, पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन्हीं से ही डेवलप होती हैं। आप बहुत टाइम तक टैब यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, तो आपको नेक पेन होने लगता है, बॉडी पोस्चर खराब हो जाता है, धीरे धीरे बैक एक होने लगता है। तो उसको स्पेसिफाई भी किया गया है, उसको टेक नेक सिंड्रोम बोला जाता है, जो टेक्निकल गैजेट्स यूज करने से आजकल देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इन सब चीज़ों को हम विदाउट मेडिसिन प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे उनके रिजल्ट्स आते हैं विद एक्सरसाइज और सम थेरेपी से ही काफ़ी अच्छा उनका इम्प्रूवमेंट होता है। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें मेडिसिन का भी यूज़ करना पड़ता है। अगर बोन हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, एलर्जिक कंडीशंस हैं आपको, तो इनमें आपको साथ में बोन हेल्थ इंप्रूव करने के लिए बेसिक जो सप्लीमेंट्स हैं जी, या आपको सिवियरिटी पेन की बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी आपको मेडिसिन वगैरह यूज़ करनी पड़ेंगी। जी जी पूजा जी, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो आफ्टर 40 या 45 की एज के बाद सबकी जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है जी, और उसके साथ साथ हमारी फिजिकल एक्टिविटी अगर ना हो तो फिर हमारी बॉडी भी थोड़ी जॉइंट पेन्स और ऐसी चीज़ें रहने लगती हैं। तो आप क्या डेली लाइफ में भी सजेस्ट करेंगे कि कुछ हम ऐसा करें कि हमारी, जैसे हम वॉकिंग करते हैं पर कोई लोग योगा भी करते हैं, कोई जिम्स भी करते हैं, बट सब लोग नहीं कर पाते, मेनली लेडीज नहीं कर पाती, अपने शेड्यूल में से वो टाइम नहीं निकाल पाती। तो आप कुछ ऐसी टिप्स दे सकती हैं जो कि एक लेडीज या सबके लिए, कि वो अपने घर में ही कुछ टाइम निकाल के कुछ जनरल टिप्स अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें जिससे उनको प्रॉब्लम्स ना हो। जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि आजकल हेल्थ जो है, जो प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही है, वो बिल्कुल भी एज रिलेटेड नहीं है। आप अगर आप देखें तो छोटे बच्चों में भी डायबिटिक की प्रॉब्लम, ओबीसीज होना, लेथार्जी, पोस्चर प्रॉब्लम, ये सब होता है। और फीमेल भी इससे दूर नहीं है इन प्रॉब्लम से। आफ्टर 30-35 प्लस है तो हार्मोनल इश्यूज होते हैं, वेट गेन करना, यूरिन इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम, जिनको सिजेरियन या अदर डिलीवरी के बाद, मल्टीपल डिलीवरीज के बाद डायस्टेसिस इरेक्टाइल हो जाता है, वेट ज़्यादा गेन होता है, बैक पेन ज़्यादा हो जाता है उनको। इवन मेनोपॉजल एज में भी ये सब रहता है प्रॉब्लम। मेनोपॉजल एज में जो आता है कि बीएमआर कम हो गया है आपका, हार्मोनल इश्यूज हैं, तो वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है ऐसे लेडीज में। तो उन सब के लिए सिंपल टिप्स यही है कि पहला तो आता है हमारा डाइट, अच्छे से अपनी प्रॉपर डाइट लें, कि इस टाइम पे आप हैवी फैटी चीज़ों को अवॉइड करें, बाहर का खाना जैसे हो जाता है तो उसको अवॉइड करें। साथ में ज़रूर अपने लिए 30 मिनट्स का वर्कआउट निकालें, चाहे आप उसमें सिंपल वॉक ऐड कर लें, 2 टाइम्स आप वॉक कर सकते हैं,
अगर वॉक करने का जाने का आपका नहीं बन पा रहा है तो आप घर पे भी 30 मिनट्स के लिए सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या योगा वगैरह कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जैसे बैक पेन के लिए है, नी पेन के लिए है, वो आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़े नहीं और आपकी डेली एक्टिविटी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो ये तो मैम घर पे हो गया कि फिजियोथेरेपी हम घर पे मतलब अपनी फिजिक को कैसे एक्टिव रखें। इसके अलावा मैंने देखा फिजियोथेरेपी में कुछ मशीन्स का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रैक्शन वगैरह है, वैक्सिंग है। तो वो किस प्रॉब्लम्स में आप यूज करती हैं थोड़ा सा? जी, बहुत हैंड्स ऑन टेक्निक के साथ हम मोडालिटीज़ भी यूज़ करते हैं फिजियोथेरेपी में। जैसे बेसिक अगर मैं नाम लूँ तो अल्ट्रासोनिक थेरेपी हो गया, टेंस हो गया, IFT, ट्रैक्शन, वेक्स थेरेपी। वेक्स थेरेपी जैसे हम जॉइंट स्टिफनेस है, पेन है, स्वेलिंग है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। पोस्ट फ्रैक्चरल अगर स्टिफनेस हो गया है किसी को तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक्शन बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब स्पाइन में वर्टिब्रास में कंप्रेशन ज़्यादा हो जाता है, रेडिएटिंग पेन, लंबर रेडिकुलोपैथी वगैरह स्टार्ट हो जाता है या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी स्टार्ट हो जाता है, तो उन केसेस में हम ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। ओके। तो मैं फिजियोथेरेपी में कुछ जैसे ये तो पुराने मतलब चलते ही आ ही रही हैं ये टेक्निक्स, तो इसमें कुछ अपडेशन भी होती रहती है, कुछ नए डेवलपमेंट्स भी होती रहती हैं जो कि आप यूज़ करते हैं और आपको ज़्यादा फायदा मिलता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, न्यू डेवलपमेंट्स टाइम के साथ फिजियोथेरेपी में होती रहती हैं। जैसे कि कुछ टाइम में शॉक वेव थेरेपी हो गया, लेजर थेरेपी हो गया, हमारे ड्राई नीडलिंग का काफ़ी अच्छा रिजल्ट इफेक्ट रहता है पेशेंट टेंडरनेस वगैरह पे। मूवमेंट अगर लॉस है, मूवमेंट कम है वहाँ पे, तो ड्राई नीडलिंग से काफ़ी अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, वो हम रिसेंटली करते हैं। और भी स्पोर्ट्स इंजरी के केसेस में भी है, कपिंग थेरेपी हम यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन के लिए, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी न्यू इक्विपमेंट्स जो हैं वो डेवलप होते रहते हैं। यस, तो उनसे रिजल्ट जो है वो बेटर होते हैं, एनहांसमेंट होती है और इम्प्रूवमेंट ज़्यादा रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पूजा जी, जैसे आपने बताया कि आपने कपिंग और हिजामा थेरेपिस्ट भी हैं आप, तो वो तो एक बहुत ही रेयर थेरेपी है, लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो एक बार उसको डिटेल में बताइए कि वो क्या चीज़ है कपिंग और हिजामा थेरेपी। एक्चुअली कपिंग थेरेपी जो है वो रेयर तो बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली ये बहुत ही पुरानी हमारी एंशियंट थेरेपी है। बहुत टाइम पहले से ही ईस्टर्न कंट्रीज में, चाइना में, एशिया में और इजिप्शियन कंट्रीज जो हैं उसमें फॉलो होती रही है, और अरब कंट्रीज में भी काफ़ी फॉलो होती है। उसमें कपिंग थेरेपी का, बेसिकली हिजामा थेरेपी का रिलीजियसली काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं इसके हिजामा थेरेपी के, कपिंग थेरेपी के। बेसिकली कपिंग थेरेपी का मतलब है कप द्वारा थेरेपी करना। कप्स उसमें यूज होते हैं, जो कप हैं वो डिफरेंट टाइप के कप्स होते हैं, ग्लास के, बैम्बू कप्स, अर्दन पोर्ट, और आजकल जैसे रिसेंटली सिलिकॉन कप यूज होते हैं, वे मोल्ड जल्दी से हो जाते हैं, अनब्रेकेबल होते हैं। वैक्यूम मशीन्स भी आ गई हैं अब तो उनसे यूज कर सकते हैं कपिंग थेरेपी का। काफ़ी प्रॉब्लम्स में, काफ़ी पेशेंट्स पे हम कपिंग थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं।
जिनमें पेन है, बॉडी पेन है, स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, फाइब्रोमाइल्जिया है, लो बैक पेन है, ओके। या जिनमें स्टिफनेस है, स्पोर्ट्स इंजरी केसेस है, इवन फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है, उसमें पेन जो होता है, यूरिन इनकंटिनेंस है, काफ़ी ऐसी गायकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं जिसमें हम कपिंग थेरेपी यूज़ करते हैं। और सबसे अच्छा रिजल्ट आता है उसमें जब बॉडी को रिलैक्सेशन के लिए हम प्रमोट करना चाहते हैं, सेल्फ हीलिंग के लिए हम प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसमें कपिंग थेरेपी का, हिजामा थेरेपी का काफ़ी रोल है। तो काफ़ी मैं इसको यूज़ करती हूँ अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में। तो पूजा जी, इसमें कपिंग का क्या प्रिंसिपल क्या रहता है? वैक्यूम क्रिएट करना? जी, जो कपिंग थेरेपी है वो बेसिकली नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करने के, वैक्यूम क्रिएट करके उस पद्धति पे काम करती है। अच्छा। जब हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है, तो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस जो है उस एरिया में, अगर वहाँ उस एरिया में ब्लड सप्लाई थोड़ी सी हैम्पर हो रही है तो वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इस पे कपिंग थेरेपी यूज़ होती है। साथ में हम कपिंग स्लाइडिंग थेरेपी यूज़ करते हैं फाशिया मोबिलाइजेशन के लिए, जिसे बैक पेन वगैरह है, बैक पेन है, और कोई भी किसी भी जगह पे बॉडी पे पेन है मस्कुलर और मोमेंट की वजह से, तो वो हील हो जाता है। तो इसका मैम अलग अलग जैसे साइट्स होती हैं, वो आपको देख प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे अलग किस साइट पे कपिंग आपने करनी है, तो वो या डिसाइडेड ही होता है कि इस साइट पे ही हमने कपिंग करनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हिजामा या कपिंग करने के बॉडी पे पॉइंट्स भी होते हैं, और जिस जगह पे जिस प्रॉब्लम के लिए हमें रिक्वायर्ड है उसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, तो उन्हीं पे ही हम करते हैं जिससे कि रिजल्ट बेटर रहे। और स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर हम करेंगे तो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में उसमें हमें रिजल्ट मिलेगा। और टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है कपिंग का? कपिंग का टाइम ड्यूरेशन जो है वो 3 मिनट से 30 मिनट्स तक का, डिपेंडिंग सिवियरिटी एंड साइट कि कितना एरिया बॉडी का हम कवर कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने आज हमें फिजियोथेरेपी, कपिंग थेरेपी के बारे में हमें काफ़ी नॉलेज दी, और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को भी इससे काफ़ी कुछ पता चला होगा, और वो ये डिसाइड करने में काफ़ी उनको हेल्प मिली होगी कि किस प्रॉब्लम में हम फिजियोथेरेपी, कपिंग थेरेपी हमें लेनी चाहिए। चाहे वो मेडिसिनल भी यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारी जो है वो एनहांस हो जाती है इन थेरेपी से। तो व्यूअर्स, अगर आपको भी मैम से कभी मिलना हो या कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे टीम के पोर्टल पर, वेबसाइट पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी इनसे आपको कनेक्ट कराएंगे, और फ्यूचर में भी हम कोशिश करेंगे कि कपिंग थेरेपी, और जैसे ये कायरोप्रैक्टिक में भी इनका है स्पेशलाइजेशन, तो आगे भी हम इनसे बात करें और डिटेल में हम जाने क्या चीज़ है। तो एक व्यूअर्स में आपको बहुत एक एडवाइस करूंगी, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर थेरेपी की डिटेल्ड नॉलेज देना चाहते हैं एक वीडियो में, तो मेरे ख्याल से आप एक वीडियो जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो मे बी कि आप कुछ मिस कर जाएं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको डिटेल्ड नॉलेज मिल सके उस पर्टिकुलर थेरेपी के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू पूजा जी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। आंचल सरस्वती विद्या मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट ASVCT एक नॉन प्रॉफिटेबल रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जो 2004 से अंडरप्रिविलेज्ड बच्चों को अच्छी शिक्षा, एम्प्लॉयबल स्किल्स और अच्छी सेहत देने के लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी श्री धर्मिंदर शर्मा पिछले 20 वर्षों से पहले पार्ट टाइम और अब फुल टाइम इस ट्रस्ट में निस्वार्थ भाव से
सेवा कर रहे हैं। इस ट्रस्ट के 3 डिवीजन हैं, जिनमें से हेल्थ डिवीजन को डॉक्टर अनीता गर्ग जो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है और ASVCT के हेल्थ प्रोजेक्ट्स को निस्वार्थ भाव से हैंडल कर रही है। डॉक्टर अनीता गर्ग कई सालों से लोगों को अच्छा स्वास्थ्य पाने में सहायता कर रही है। ये मौली जागरण में एक क्लिनिक चैरिटेबल रेट्स पर भी चला रही हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए एक होलिस्टिक हेल्थ पोर्टल हील मी के नाम से भी लेकर आई है। इस पोर्टल पर होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज को प्रमोट किया जाता है और इनका मिशन है कि वेल नोन और लेजर नोन थेरेपीज को आम लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे लोग मेडिसिन के मिनिमम यूज या बिना मेडिसिन के भी इन थेरेपीज की मदद से अपने को हील कर सकते हैं। ASVCT के चैरिटेबल हेल्थ प्रोजेक्ट्स को हील मी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। इसी मिशन में ASVCT और हील मी ने एक हेल्थ सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें आपको डिफरेंट होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज और उनके ऑथेंटिकेटेड, लर्नर्ड और एक्सपीरियंस्ड थेरेपिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यह सभी थेरेपिस्ट अपनी थेरेपी की डिटेल्ड नॉलेज आपको देंगे और आप इन थेरेपीज को अच्छे से समझ सकेंगे। जरूरत पड़ने पर आप हील मी हेल्थ पोर्टल पर इन थेरेपिस्ट्स से कांटेक्ट भी कर पाएंगे।